चलो आज ओके। आज क्या डेट हुई? 12। Yes, sir. चलो आज सारी थियरी जो है बाकी की सब कंप्लीट कर देते हैं। और आज वो ग्रुप पे ना जरा मैसेज भेज देना सर, प्रैक्टिस इट ऐसा। Yes, sir. ठीक है, थोड़ा टॉर्चर कर देना ताकि मैं भूल ना जाऊं। चलो प्रिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ये कल थोड़े बहुत सम्स तो किए थे। आज फिर से उसको थोड़ा रिवाइज करके, क्योंकि इसके टॉपिक के सम्स ज़्यादातर एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। मान लेते हैं कि ये प्रिज्म हमारा ए बी सी है। ये सरफेस पे हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया। ये सब डायग्राम आपको पता है, ठीक है। इधर से ये जाएगा, इधर से ये जाएगा, तो ये क्या मिलता है? डेविएशन। ये डेविएशन डेल्टा 1, ये डेविएशन डेल्टा 2, ये R1, ये R2। ठीक है भाई, मानो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। चलो सब नाम एक बार, ये प्रिज्म एंगल हमारा, ये इंसिडेंट एंगल आई, ये इमर्जेंट एंगल ई। आई क्या है हमारा? इंसिडेंट एंगल। चलो ई क्या है हमारा? इमर्जेंट एंगल। ए क्या है हमारा? एंगल ऑफ प्रिज्म। R1 and R2, angle of refraction, and delta is called डेविएशन एंगल। सबसे जरूरी इक्वेशन यहाँ पर हम लोगों ने जो लिए थे, जो सम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ए इज इक्वल टू, याद है ना, R1 प्लस R2। फिर एक प्रिज्म इक्वेशन पढ़ा था हम लोगों ने, I प्लस E इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, याद है ना भाई? Yes, sir. चलो मुझे हाँ सर। यहाँ पर मुझे सरफेस AC के लिए, ये सरफेस AC, सॉरी AB, सरफेस AB के लिए मुझे यहाँ पर स्नेल लॉ अप्लाई करना है, तो इक्वेशन क्या बनेगा AB सरफेस के लिए? सर साइन आई N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन R1 प्लस R2। तो AB सरफेस के लिए ये मान लेते हैं, ये μ2 ले लेता हूँ, ये μ1 ले लेता हूँ। तो हम लोग लिख लेते हैं μ2 इज इक्वल, बाद में ले लेंगे म्यू, तो लिख सकते हम लोग μ1 साइन आई। ठीक है, तो μ2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? μ2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। μ2 इज इक्वल टू म्यू है, तो म्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग साइन आई अपॉन साइन आर। चलो अभी सेम ऐसा मुझे लिखना है फॉर सरफेस AC। तो यहाँ पर क्या रहेगा? μ1 रहेगा ना, μ1 साइन ई इक्वल टू μ2 साइन R2। μ1 साइन ई, μ2 साइन R2। तो यहाँ पर μ2 इज इक्वल टू क्या होगा? साइन ई बाई साइन R2। तो म्यू इज इक्वल टू साइन ई बाई साइन R2। ठीक है, चलो फिर हम लोगों ने इसमें अलग अलग कंडीशन ली थी, जो हम लोग लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं
deviation through a prism. Deviation through a prism. थीन प्रिज्म पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक इक्वेशन हम लोगों ने प्रूव किया था, याद करो। थीन प्रिज्म के लिए इक्वेशन क्या था डेविएशन का? ईटा -1 इंटू ए, याद है ना? हाँ सर। Yes, sir. डेविएशन जो है बेटा सब अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। डेविएशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर लाइट, ये याद रखना है। चलो, रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है या वायोलेट का होता है? वायलेट सर। वायोलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, हाँ। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू रेड। तो जाहिर सी बात है बेटा कि किसका डेविएशन ज्यादा होगा? इज ग्रेटर देन डेल्टा। सबसे ज्यादा डेविएशन वायोलेट का होता है ना, वायोलेट ज्यादा मोड़ता है, ठीक है। Yes, sir. अभी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज्यादा होता है बेटा, उसका डेविएशन ज्यादा होता है। तो मैं आपको ये एक चीज मैंने हम लोगों ने डिस्कस की थी, जो प्रिज्म बनता है बेटा वो नॉर्मल ग्लास में से बनता है, क्राउन ग्लास बोलते हैं उसको, क्राउन। दूसरा ग्लास जो होता है डेट इज कॉल्ड फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट, FLINT, ठीक है। तो क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अप्रोक्स हमारा 1.5 जितना, फ्लिंट ग्लास का है 1.62। तो फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसका डेविएशन भी क्या हो सकता है बेटा, ज्यादा हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, म्यू फ्लिंट, ये समझ जाना, दिस इज द टाइप ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन म्यू क्राउन। तो जाहिर सी बात है डेल्टा फ्लिंट इज ग्रेटर देन क्या होगा, डेल्टा क्राउन। चलो, अभी इसमें मैं आपको एक कंडीशन बताऊं बेटा, मैक्सिमम डेविएशन हम लोगों ने पढ़ा ही है, लेकिन वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, मैक्सिमम डेविएशन। चलो, मैक्सिमम डेविएशन कब होता है तो हम लोगों ने पढ़ा था, मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर प्रिज्म। चलो, ये हमारा 90 डिग्री है। तो जब भी इंसिडेंट एंगल या तो हाँ, इंसिडेंट एंगल आपका 90 डिग्री होता है। याद करो कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने दो चीजें लिखी थी, कल भी लिखी थी, ठीक है। जब आपका ये इंसिडेंट एंगल I इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ये रे मान लेते हैं यहाँ पर जाता है, तो ये आपका जो R1 होगा बेटा, ये R1 इज इक्वल टू क्या कंसिडर कर सकते हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया है ये नॉर्मल, ये हो जाएगा R2, ये निकल जाएगा इमर्जेंट एंगल ये E। तो आपका डेविएशन, ये आपका हो जाएगा डेविएशन, दिस डेविएशन इज कॉल्ड डेल्टा मैक्स, ठीक है। तो सिंपल सी Yes, sir. बात, आज फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कंडीशन फॉर maximum deviation is incident angle is equal to 90 degree, that's why R1 is equal to C। चलो, तो R2 कितना लिख सकते हैं हम लोग? तो हमारे पास एक इक्वेशन है, देखो बेटा, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R2 इज इक्वल टू A माइनस R1, A माइनस R1। तो हम लोग लिख सकते हैं A माइनस C, लिख सकते हैं ना, बिकॉज R1 इज हाँ इक्वल टू। सर। चलो, तो यहाँ पर इमर्जेंट एंगल ई फाइंड करना है, तो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स, ये इक्वेशन याद रखना बेटा, साइन
ए माइनस सी अपॉन साइन सी। ये इक्वेशन कैसे आप लिख सकते हो पता है? देखो यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर टू है ना। मुझे साइन ई फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू साइन आर टू होगा ना। हाँ सर। चलो तो इसका प्रूफ मैं आपको एक रफली दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है म्यू डेट इज इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर टू है ऐसा। तो साइन ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू साइन आर टू। म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी होगा क्योंकि 90 डिग्री पे होता है। देखो 90 डिग्री पे। चलो साइन आर टू, तो आर टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए माइनस सी। तो हो गया साइन ई इज इक्वल टू साइन ए माइनस सी अपॉन साइन सी। तो ई इज इक्वल टू साइन उधर गया, साइन इनवर्स। साइन ए माइनस सी अपॉन साइन सी। ठीक है। यस सर। और मैक्सिमम डेविएशन का इक्वेशन 5/2 प्लस साइन इनवर्स साइन ए माइनस सी अपॉन साइन सी माइनस ए। ए मतलब हमारा प्रिज्म एंगल। चलो ज्यादातर आपको इसका काम है। यहाँ पर जो मैं अभी एरो बना रहा हूँ बेटा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। बाकी सब इक्वेशन तो आप खुद भी बना सकते हो देख के, लेकिन ये कंडीशन आपको याद रहनी जरूरी है कि मैक्सिमम डेविएशन के लिए इंसिडेंट एंगल आपका क्या होता है, 90 डिग्री होना जरूरी है। ठीक है। चलो अभी मिनिमम डेविएशन याद करो। मिनिमम डेविएशन क्या पढ़ा था अभी, कल भी बताया था, आज बताओ फिर से भाई आप। मिनिमम डेविएशन क्या बताया था कल, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होना जरूरी है? हम लोगों ने ग्राफ के ऊपर से भी डिस्कस किया था। ग्राफ इंसिडेंट एंगल वर्सेस डेविएशन का, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, याद पर हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये कंडीशन हम लोगों ने लिखी थी, व्हेन आई डेट इज इक्वल टू ई होता है, इन दैट केस डेल्टा जो है वो डेल्टा मिनिमम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इट इज ऑब्जर्व दैट आई डेट इज इक्वल टू ई। एंड दूसरी एक कंडीशन लिखी थी, याद करो हम लोगों ने, R1 इज इक्वल टू R2, कल भी ये लिखा था। देन हाँ सर। डेविएशन प्रोड्यूस्ड इज मिनिमम। ठीक है। चलो तो इन दैट केस मिनिमम डेविएशन में R कितना हो, मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, A/2। क्यों? तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 और R2 दोनों सेम है, तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, A/2। एंड याद करो ये भी इंसिडेंट एंगल I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M/2 कहाँ से आया? तो ये इक्वेशन से हम लोगों ने प्रूव किया था, I प्लस ई इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। ई की जगह पर भी I रखो, तो 2I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, डेल्टा की जगह पर डेल्टा M। तो I इज इक्वल टू ये 2 नीचे आ जाएगा, A प्लस डेल्टा M/2। ये थियरी जब पढ़ी थी प्रिज्म की तब भी ये हम लोगों ने लिखा था, शायद आपको याद होगा। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाँ सर। साइन A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन साइन A/2, याद है कुछ? यस सर। Yes, sir. चलो नाउ
condition of no emergence. What is the meaning of no emergence? मतलब रे बाहर नहीं निकलता है, प्रिज्म के अंदर ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो उसकी कंडीशन हम लोग बनाएंगे। ये मान लेते हैं मैंने ये सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, रे ऐसे आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल आई। चलो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर एंगल हमारा R1। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, हो गया हमारा R2। चलो इमर्जेंट नो इमर्जेंस मतलब बेटा ये वो ही मीडियम में वापस आ रहा है, ठीक है। इधर मतलब ये कौन सी इफेक्ट हुई, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रिज्म एंगल ए है। तो बेसिकली जब भी इमर्जेंट रे बाहर नहीं निकले उसका मतलब कि अंदर सेकंड वाली जो सरफेस होगी बेटा वहां पर कौन सी इफेक्ट होती होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता होगा। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हो सकता है, तो ये सरफेस के लिए समझो बेटा, ये सरफेस के लिए इंसिडेंट रे कौन सा होगा, ये होगा, हाँ या ना। यस सर। ये सरफेस चलो मैं ए बी सी नाम दे ही देता हूं। तो सरफेस AC के लिए इंसिडेंट रे कौन सा होगा, ये होगा, हाँ सर। इंसिडेंट एंगल ये होगा। तो ये जो R2 है विच इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बेटा, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूं फॉर नो इमर्जेंस ऑफ लाइट R2 इज ग्रेटर देन क्या होना जरूरी है, C होना जरूरी है, ठीक है। चलो अभी ये कंडीशन जब फुलफिल होगी, इन दैट केस देयर इज नो इमर्जेंट रे एट द फ्रॉम द प्रिज्म सेकंड सरफेस, ठीक है। चलो मान लेते हैं, एक कंडीशन हम लोग लेते हैं, इफ light ray is incident normally on the first surface। चलो नॉर्मली ऑन द फर्स्ट सरफेस मतलब इंसिडेंट एंगल क्या होगा ये बताओ। सर आई होगा ना इंसिडेंट तो उसमें क्या होगा सरफेस। मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा ना। हाँ सर। मैं लिख रहा हूँ 0 डिग्री। लाइन पढ़ो, इफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फर्स्ट सरफेस, नॉर्मली। मतलब नॉर्मल के ऊपर ही लाइट गिरती है। हाँ सर नॉर्मल हो गई। मतलब ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है ऐसे, तो लाइट भी ये है ऐसे ही आती है, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल क्या होगा, 0 होगा।
इफ इंसिडेंट एंगल 0 होगा तो बट ऑब्वियस है कि R1 इज इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा। R1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर इन दिस केस कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस फ्रॉम सेकंड सरफेस इज, जो ए होगा इज ग्रेटर देन क्या होना जरूरी है, क्रिटिकल एंगल। ए मतलब क्या होगा बेटा समझो, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, R1 इज इक्वल टू 0 है तो ए इज इक्वल टू R2 होना चाहिए। हाँ सर। और R2 इज हमारा, R2 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है बेटा ए इज ग्रेटर देन भी C होना जरूरी है ना। क्लियर, ये मैंने डायरेक्ट लिखा यस है। सर। इसका प्रूफ मैं आपको बताऊं तो क्या पढ़ा था बेटा, ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। चलो अभी ए इज इक्वल टू ये 0 प्लस R2, तो R2 इज इक्वल टू क्या होगा, ए। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है बेटा कि नो इमर्जेंट लाइट के लिए R2 इज ग्रेटर देन C है, पर R2 इज इक्वल टू ए आया तो A इज ग्रेटर देन C होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, होगा, R1 0 हो गया है। हाँ ठीक है। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दोनों साइड में साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब साइन R2 इज ग्रेटर देन साइन C, मतलब ये साइन A इज ग्रेटर देन साइन C भी लिख सकता हूँ। चलो तो साइन A इज ग्रेटर देन साइन C मतलब 1/μ लिख सकते हैं यस। ना, होता है तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, म्यू इज ग्रेटर देन 1/sin, मतलब कॉसेक ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 1/sin सर। यस। ग्रेटर देन 1/sin है तो साइन 1/sin है मतलब कॉसेक ए लिख सकते हैं ना। तो नो इमर्जेंट ऐसी कंडीशन आपको देते, इन दैट केस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड करना है तो आपको क्या लिख देना है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, कॉसेक ए, मतलब ए इज अवर प्रिज्म एंगल। जो भी आपको दे दिया जाता है प्रिज्म एंगल वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। चलो क्लियर ये। क्लियर सर। So this is called the condition of no emergence। चलो अभी याद करते हैं बेटा, थोड़ा हम लोगों ने पढ़ लिया था डिस्पर्सन के बारे में, याद है कुछ। Yes, sir. यस सर। चन्नी वाला आया कि नहीं आया। सारे हैं सर, वही। पहले तो ये बताओ डिस्पर्सन मतलब क्या। Scattering of light. ओके, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू वो 7 कलर्स इज कॉल्ड द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, बोल सकते हैं ऐसा भाई। Yes, sir. हाँ चलो तो उसमें याद करो हम लोगों ने बेटा पढ़ा था एक टॉपिक, एंगुलर डिस्पर्सन। याद करो एंगुलर डिस्पर्सन थीटा इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन वायोलेट माइनस रेड, याद आया, ये भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था बेटा ये थ्योरी पढ़ते वक्त। और इसका इक्वेशन भी प्रूव किया था, हम लोगों ने लिखा था क्या, म्यू वायोलेट माइनस म्यू आर इंटू ए, वो थीन प्रिज्म वाली कंडीशन के ऊपर हम लोगों ने प्रूव किया था ये, याद है कि भूल गए हो, बताओ। Yes, sir. नहीं याद है। पक्का। Yes, sir. नहीं आ रहा है। चलो इसमें हम लोग एक टॉपिक
कवर करते हैं, ज्यादातर आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग। डिस्पर्सिव पावर दैट इज कॉल्ड ओमेगा। So dispersive power omega is equal to उसका angular deviation sorry angular dispersion delta अपन deviation of yellow color। येलो कलर कहाँ आता है, याद करो विबग्योर में देखने जाए तो 3 कलर आपको थोड़े ज्यादा ब्राइट दिखते हैं। एक तो सबसे नीचे याद करो वायलेट, ऊपर रेड, और कंसीडर करना पड़ता है बेटा येलो कलर। ठीक है, चलो डेल्टा की सॉरी थीटा की फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, जो अभी ऊपर लिखी, और इसका क्या लिखे, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए कैंसल, तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। अभी मानो कि भाई व्हाइट कलर का रिफ्लेक्टिव येलो कलर का डिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको नहीं दिया गया था, इन दैट केस आपको म्यू वायलेट लिखना हो तो म्यू वी दिया जाता है, म्यू आर दिया जाता है डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सेंटर कलर है, ये अप्रोक्स सेंटर कलर है। तो हम लोग इसको येलो कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, म्यू वायलेट प्लस म्यू रेड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ज्यादातर आता नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला आप याद कर लो तो अच्छा है। और याद करो कल हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी थी, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन जब होता है, याद करो नो डेविएशन, कंडीशन क्या बनाई थी कल का सम, देखो एक बार, यस सर। बताओ क्या था। डेल्टा इज इक्वल टू 0 लिखा था, याद करो, फिर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0, सो डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 2, ऐसी कुछ फॉर्मूला बनाई थी, याद है भाई। हाँ सर। चलो मान लेते हैं कि आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रिज्म दिया जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म मैं मान लेता हूं यहां पर एक प्रिज्म बनाया और उसके साथ में ये ऊपर मैंने दूसरा प्रिज्म रखा है। ठीक है, ये जो प्रिज्म है वो क्राउन ग्लास का है और ये जो है वो फ्लिंट ग्लास का, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे यहाँ पर आता है जाना चाहिए ऐसे, लेकिन उसमें से 2 कलर हम लोगों को पता है, एक रेड और एक वायलेट। ठीक है, ये ऊपर जो है वो रेड है, नीचे जो है वो वायलेट है। तो जब रे जो है वो ट्रैवल करेगा तो ये ऐसे और ये ऐसे ट्रैवल करेगा, तो इधर से ये निकलेगा ऐसे बाहर और ये निकलेगा ऐसे बाहर। चलो तो हो जाएगा ये वायलेट और हो जाएगा ये रेड। होना क्या चाहिए बेटा, ऊपर रेड आना चाहिए, नीचे वायलेट आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो इधर हम लोग कंडीशन बना रहे हैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। अभी उसमें ये चीज याद रखना बेटा, ये जो प्रिज्म है उसका प्रिज्म एंगल ए है और दूसरा प्रिज्म ये है, तो उसका प्रिज्म एंगल हम लोग लेंगे ए डैश। क्या लेंगे हम लोग, ए डैश। तो फॉर्मूला है प्रिज्म एंगल के डायरेक्ट, ए डैश बाई ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू डैश वाई माइनस 1।
कंसीडर करेंगे उसका सेंटर कलर ही। 3 कलर आपको याद रखना है बेटा, रेड, येलो एंड वायोलेट। रेड, येलो एंड वायोलेट। जब भी आपके पास स्क्रीन होगी तो स्क्रीन के ऊपर रेड, येलो एंड वायोलेट, तो ये दोनों के बीच में हम लोग एवरेज कंसीडर करेंगे किसको बेटा, येलो को कंसीडर करेंगे। तो इन दैट केस यहाँ पर भी म्यू वाई आपको नहीं दिया है, तो म्यू वाई के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखनी होगी, म्यू वायोलेट प्लस म्यू रेड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलो, तो ये फॉर्मूला जो है ये आपको याद रखनी है। ये ज़्यादातर बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन है तब की ये बात है, ज़्यादातर प्रिज्म में ये जो हम लोगों ने कंप्लीट किया यहाँ से, ये जो है दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मिनिमम एंड मैक्सिमम डेविएशन इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फॉर एंट्रेंस कॉर्नर। ठीक है, और ये कभी कभार आ जाता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन एक बार नीट में आया था, नो इमर्जेंस के लिए कंडीशन क्या प्रूव करनी थी और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या फाइंड करना था, ये इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके थे। ठीक है, जेई में अब तक पूछा नहीं गया है। ओके सर। नाउ एक टॉपिक कवर करते हैं बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो बेसिकली जो भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम, आफ्टर एब्जॉर्बिंग द इनकमिंग लाइट, रेडिएशंस जो बाहर निकालता है इन सब डायरेक्शन में, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द स्कैटरिंग। मतलब क्या है, मानो कि आपने एक टॉर्च लिया और एक रूम में खड़े हो आप थोड़े डिस्टेंस पे, तो आपने लाइट देखी होगी बेटा, लाइट कैसे निकलती है टॉर्च में से, ऐसे निकलती है ना, सब डायरेक्शन में स्प्रेड होती है। मतलब आप लाइट जब लेके के रूम के सेंटर में खड़े रहते हो और मानो के ऊपर सीलिंग पे आप लाइट का फोकस लगाते हो, टॉर्च से फोकस करते हो, तो वो पूरे रूम में आपको थोड़ा बहुत क्या दिखेगा, लाइट दिखेगी। ऐसा नहीं है कि भाई आप टॉर्च लेके खड़े हो तो आपको सिर्फ आगे वाली सरफेस पे ही, मतलब आगे ही आपको लाइट दिखेगी, पीछे लाइट नहीं दिखेगी। पीछे भी लाइट दिखती है लेकिन इंटेंसिटी आपकी क्या रहती है बेटा, कम रहती है। सो ऑल द डायरेक्शन में जो रेडिएशन आपको दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ स्कैटरिंग बोलते हैं उसको। कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम, कोई भी मीडियम में मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, वो पहले लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। जो भी लाइट्स है वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे ना, एब्जॉर्ब करने के बाद उसका रेडिएशन होता है सब डायरेक्शन में, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड द, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, रेले साइंटिस्ट था, रेले साइंटिस्ट ने इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट के बारे में बताया था। सो रेले सजेस्ट दैट इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, इंटेंसिटी मतलब आई ले लेते हम लोग, प्रपोजल 1/λ⁴, ये उसका प्रूफ है कि कोई भी इंटेंसिटी होगी लाइट की स्कैटरिंग होने के बाद, तो उसकी इंटेंसिटी जो है, जो भी लाइट है उसकी वेवलेंथ का इनवर्स होगा raised to power 4 के फॉर्म में। तो इंटेंसिटी ऑफ आई इज प्रपोजल टू क्या होगा, 1/λ⁴ आप बोल सकते हो। ठीक है, इसकी सबसे अच्छी स्कैटरिंग की आपको फिनोमिनन बताऊं, तो आपने शायद देखा होगा, आपको स्काई जो है, स्काई लुक्स अ ब्लू, आपको आकाश जो है वो ऑलवेज क्या दिखता है, ब्लू ही दिखता है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। यस सर। फिर सनसेट पॉइंट देखा होगा, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट लुक्स द रेडिश कलर ही आपको दिखता है। हाँ सर। तो दिस फिनोमिनन इज आल्सो कॉल्ड स्कैटरिंग फिनोमिनन। ठीक है, डेंजर सिग्नल आपने देखे होंगे, डेंजर सिग्नल कौन से कलर का होता है, रेड कलर। रेड कलर का ही होता है। ठीक रेड। है, रेड कलर। हाँ सर। signals are made of red color, this is also the phenomenon based on scattering। ठीक है, हाँ सर। उसमें भी दो टाइप के स्कैटरिंग होते हैं बेटा, इलास्टिक स्कैटरिंग एंड इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, समझो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इलास्टिक स्कैटरिंग, तो इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर when the wavelength of radiation remains unchanged, मतलब
आप जो भी लाइट का रेडिएशन जो होता है उसके वेवलेंथ में कोई चेंज होता ही नहीं है, दैट स्कैटरिंग इज कॉल्ड इलास्टिक। ठीक है, तो इसमें याद रखना है वेवलेंथ remains unchanged। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक स्कैटरिंग। अभी दूसरा उसका उल्टा होगा, क्या होगा बेटा, इन इलास्टिक में क्या होगा? तो अंडर स्पेसिफिक कंडीशन जो भी स्कैटरिंग लाइट होगी उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, उसको बोल देंगे इन इलास्टिक कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर वेवलेंथ चेंजेस इन स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, तो वेवलेंथ चेंज नहीं होती है तो बोल देंगे इलास्टिक, वेवलेंथ चेंज होती है तो उसको बोल देंगे इन इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है भाई, चलो। ये शायद, एक मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ बेटा, ये शायद आपने कहीं पे देखा हो तो मुझे आप बताना कलर के लिए। कलर ट्रायंगल फॉर स्पेक्ट्रल कलर जो बोलते हो उसको, ज्यादातर इसके क्वेश्चन कभी भी आए नहीं है अब तक, लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। मान लेते हैं यहाँ पर ऊपर है ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है एंड रेड कलर है। दीज थ्री कलर्स आर द प्राइमरी कलर्स। इसको मैं पी से इंडिकेट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो। हाँ सर। ये तीनों लाइट, वाइट। यस, यहाँ पर बीच में क्या मिलता है भाई, वाइट कलर, याद है ना? हम्म। चलो, तो ग्रीन, रेड एंड ब्लू, इसका आप कॉम्बिनेशन करते हो तो आपको व्हाइट कलर मिलता है। यस सर। चलो, ब्लू, हम्म। यहाँ पर आपको मिलेगा, ये कॉम्बिनेशन से मैं यहाँ पर लिखता हूँ येलो कलर। कैसे मिलेगा वो मुझे बताओ, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कलर। सर ग्रीन और रेड को मिक्स करके। ब्लू और ग्रीन को बताओ चलो। सर ग्रीन और येलो को मजेंटा। नहीं। ये मैजेंटा कलर ड्रॉ कर, हाँ मजेंटा। सियान आएगा। पर्शियन। ये शायद आप लोगों ने पढ़ा है कहीं पे भी ये। हाँ नहीं सर पढ़ा है। कहाँ पढ़े हुए? 10th स्टैंडर्ड में, 10th में। 10th नहीं सर। 10th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लीमेंट्री कलर तो ऐसा नहीं पढ़ा है? यस सर। सर पढ़ा है ना सर नहीं सर हमें ग्रीन, नहीं मैम अरे सर सर पूरा गुजरात चैप्टर था सर। वहाँ से मतलब हाँ एनसीईआरटी में નથી यस। गुजरात बोर्ड में। हाँ मैं નથી ભણી हाँ हाँ हम तो सर तू। एनसीईआरटी पढ़ने लाने सर એટલે सर मैं गुजरात से था। ब्लू और येलो से भी आपको व्हाइट मिलता है, रेड एंड सन से भी आपको व्हाइट मिलता है, ग्रीन एंड मेजेंटा से भी आपको हाँ क्या मिलता है, कॉम्बिनेशन सर। से आपको व्हाइट मिलता है। ठीक है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री वाइट। कलर्स आपको बोला जाए, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स तो ग्रीन एंड मेजेंटा, blue and yellow, red and cyan, these three are the colors of, these are the primary colors जो basic चाहिए ही चाहिए। these are the secondary colors, primary plus secondary आप करते हो तो is equal to आपको white मिलता है। primary plus secondary is equal to white, तो green plus magenta is equal to white, blue and yellow is equal to white, red and cyan is equal to आपको white, and रेड primary एंड color के सियान। addition green, blue and red तो भी आपको क्या मिलेगा बेटा, white। ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर। यस सर। यस सर यस सर। चलो ओके। ओ प्रभु,
चलो अभी लास्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप तो पता ही है, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का हाँ इक्वेशन, सर। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का इक्वेशन मुझे बताओ, किसी ने पढ़ा है भाई? 1 plus d by f. 1 plus d by fe if of the final image is formed at near point distance, d by f. ठीक है ना? but image it final image is at infinite distance, then what is the equation of magnification? Final image at infinite. याद करो हमने ऐसा पढ़ा था कि फाइनल इमेज बहुत दूर मिलती है तो आपका मैग्निफिकेशन का इक्वेशन होता है d by fe। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन की जो रेंज है d by fe से 1 plus d by fe तक होती है, याद आया? Yes sir. तो if the final image is formed at near point distance then magnification का इक्वेशन बनेगा 1 plus d by f, and if image is at infinite distance, in that case equation of magnification m is equal to, आप लिख सकते हो d by f। Okay sir. ठीक है, देखो मैं सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम नहीं बनाता हूं क्योंकि आप लोगों के पास है ही। सिंपल माइक्रोस्कोप में इफ मैं यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ, फाइनल इमेज इज एट नियर पॉइंट डिस्टेंस d, देन मैग्निफिकेशन, तो उसको मैं md बोलता हूँ, इज इक्वल टू 1 प्लस d बाई f, ठीक है? एंड इफ फाइनल इमेज इज एट infinite distance then मैग्निफिकेशन m इनफाइनाइट इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, d बाई f, ठीक है? अभी इसमें और एक केस ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इफ लेंस इज केप्ट एट अ डिस्टेंस स्मॉल a फ्रॉम द आई, देन मतलब जो लेंस है और आंखों के बीच का डिस्टेंस जो है a रखते हैं। ज्यादातर हमने ऐसा पढ़ा था कि आई जो है वो आई पीस के एकदम नजदीक ही होती है, लेकिन मानो कि हम थोड़ा दूर से देखते हैं, डिस्टेंस a से देखते हैं, तो मैग्निफिकेशन का इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, 1 प्लस d बाई एफ है ना, ऊपर कर देंगे d माइनस ए बाई एफ, सिंपल। एंड m इनफाइनाइट का इक्वेशन क्या बनेगा, 1 सॉरी d बाई एफ है ना, तो लिख देंगे d माइनस ए बाई एफ, ठीक है? डिस्टेंस हो तब की बात है, नहीं है तो डायरेक्ट वो इक्वेशन है ही 1 प्लस d बाई एफ वाला, ठीक है? चलो हाँ सर. ओके, नाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोगों ने पढ़ा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो पहले तो ये चीज बताओ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन से लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है, आईपीस की या ऑब्जेक्टिव की? Objective. ओ नो, आप लोगों ने ही कंप्लीट किया है। चलो मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डायग्राम में यहाँ पर एक बार रफली बताता हूँ, याद करो यहाँ पर रखा था हम लोगों ने वो ऑब्जेक्टिव और पीछे रखा था हम लोगों ने आईपीस। यस सर। ये आईपीस और ये ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर लिखना है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस
is greater than focal length of objective. Diameter of eyepiece is greater than diameter of, Objective. ठीक है भाई? Yes, sir. चलो Okay, sir. अभी इसमें मैग्निफिकेशन का इक्वेशन लिखा था कि इफ फाइनल इमेज इज M into ME था sir. at near point D, then magnification MD is equal to, चलो इक्वेशन लिखो. सर MO into ME था और 1 plus D by FE तो अपने इसका पुट करते हैं उस MO का याद नहीं आ रहा है. तो VO by UO into 1 हाँ सर. D by F लिख सकते हैं ना ऐसा भाई? Yes, sir. चलो इसमें ट्यूब लेंथ कितनी रखते थे याद करो. ट्यूब लेंथ नियर पॉइंट डिस्टेंस पे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज डिस्टेंस और आईपीस के लिए आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, याद करो हमने पढ़ा था. ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो इमेज आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है? तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वी नॉट हो सकता है, एंड यहाँ से ये डिस्टेंस आपका क्या बोल सकते हैं, याद करो यूई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज डिस्टेंस है, आईपीस के लिए वो यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. डिस्टेंस इतना तो होना ही चाहिए. तो ट्यूब लेंथ एल डी इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, वीओ प्लस यूई. ये सम में भी हम लोगों ने यूज किया है. चलो मान लेते हैं कि आपको जो ऑब्जेक्टिव से इमेज मिलती है बेटा इज वेरी नियर टू आईपीस होती है, मतलब वो आईपीस से बहुत ही नजदीक मिलती है. मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों ने आईपीस रखा है तो आईपीस के एकदम नजदीक मिलती है, आईपीस के एकदम नजदीक मिलती है. तो ये जो वीओ होगा दैट इज अप्रोक्स क्या हो जाएगा बेटा, एल हो जाएगा. देखो आईपीस के एकदम नजदीक मिलती है तो आईपीस के लिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अप्रोक्स 0 ही कंसिडर कर सकते हैं. तो जो आपका ट्यूब लेंथ होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू क्या हो सकता है, आपका वीओ हो सकता है. तो यहाँ पर एक केस और मैं लिख सकता हूँ, इफ द इमेज formed by objective is very nearer to the eyepiece, then जो उसका VO होगा इज अप्रोक्स क्या हो जाएगा बेटा, L हो जाएगा. तो इन दैट केस आपका मैग्निफिकेशन का इक्वेशन क्या बन सकता है नियर पॉइंट पे, माइनस L बाई FO 1 प्लस D बाई FE. ठीक है? ये कंडीशन कब हो सकता है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इज अप्रोक्स फोकल लेंथ होगा, मतलब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं ना बेटा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को हम लोग अप्रोक्स प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं, वेरी नियर टू प्रिंसिपल फोकस. इन दैट केस आईपीस के पास जो ये इमेज मिलेगी वो एकदम आईपीस के एकदम नजदीक मिलेगी. तो व्हेन ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड very nearer to principal focus of this objective, in that case object distance is approx क्या हो जाएगा बेटा, focal length of objective. तभी ये आपको ऑब्जेक्टिव से मिलती हुई ये इमेज आईपीस के एकदम नजदीक होती है. तो इन दैट केस आपका ऑब्जेक्टिव से मिलती हुई इमेज का जो डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस, दैट इज अप्रोक्स क्या हो सकती है बेटा, वो ट्यूब लेंथ हो सकती है. तो इन दैट केस ये आपका इक्वेशन बन सकता है, ये माइनस L बाई एफ ओ 1 प्लस D बाई एफ ई. एल की जगह पर ये लिखा, देखो हमारा इक्वेशन VO है,
वीओ की जगह पर क्या हो जाएगा एल, ठीक है। यूओ की जगह पर ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ रखा है, प्रिंसिपल फोकस के नजदीक, तो उसकी तो F1 ले सकते फोकल लेंथ अप्रोक्स हो जाएगा। बाकी का इक्वेशन सेम है। तो ये जनरल इक्वेशन है, ये उसका केस है, ठीक है, ये उसका केस है, ठीक है। हैं। हाँ सर। यहाँ पर लिख देता हूँ व्हेन यूओ इज अप्रोक्स, क्या हो सकता है, एफओ, ठीक है। चलो क्लियर भाई। और मानो कि ये इमेज जो है, फाइनल इमेज बहुत दूर मिलती है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस वी ओ बाई यू इंटू डी बाई एफ, लिख सकते हैं ना। यस सर। Yes, sir. ओके चलो, वो मैं लिखता नहीं हूँ, वो आपको याद रह ही जाएगा। चलो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या पढ़ा था, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसमें किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, Objective. सर उसमें तो पक्का ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव की होती है, और आईपीएस की कम होती है, याद है ना। चलो ठीक है, हाँ याद है सर। ओके। उसका मैग्निफिकेशन का इक्वेशन बताओ। F upon F. एफ ओपन एफ, वो कब होगा बेटा, जब इमेज आपको बहुत दूर मिलेगी। लेकिन Yes. मानो में भी इमेज आपको नियर पॉइंट डिस्टेंस पे मिलता है तो एफ ओ बाई एफ इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी, याद रखना ये बेटा इक्वेशन। Yes, देखो मैं sir. इसको लिख देता हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सपोज फाइनल इमेज मिलती है, तो आपने पढ़ा था क्या लिख सकते हैं हम लोग, बाय एफ ओ बाई एफ ई। लेकिन Yes. नियर पॉइंट डिस्टेंस पे मिले तो एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये हम लोगों ने एक सम में इक्वेशन यूज किया है, आपको Yes, sir. एक्सरसाइज के जो सम्स किए थे बेटा उसमें ये इक्वेशन यूज किया, क्योंकि उसमें ये कंडीशन दी थी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इमेज आपको नियर पॉइंट डिस्टेंस पे मिलती है, इन दैट केस ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है। चलो फिर दूसरी जो एक चीज है, ये तो सब सेम ही है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पड़ा था, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप याद करो, वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जिसमें हम लोगों ने वो मिरर अरेंज किया था, किसी को याद है भाई, लास्ट टॉपिक। चलो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने मिरर लिया है, कौन सा मिरर है भाई, ये ऑब्जेक्टिव मिरर है। कौन सा टाइप बोलो, टाइप्स ऑफ मिरर बताओ। और क्या सर। कॉनकेव है ना। हाँ सर। चलो ये रहा, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो ये आया इंसिडेंट रे, वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा रे आता है यहाँ पर, चलो वो रे आता है यहाँ पर। अभी मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पर मैं एक मिरर लगाता हूँ, प्लेन मिरर, ठीक है। ये जो रेज जो आते हैं उसके साथ वो 45 डिग्री पे मैंने यहाँ पर एक मिरर रखा है, ये रे आता है यहाँ से ऐसे, ठीक है। चलो तो क्या होगा बेटा, ये रे यहाँ से आएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऐसे जाएगा, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आता है, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आता है। सपोज मान लेते हैं यहाँ पर मैं रखता हूँ, ये क्या रखा मैंने, कौन सा लेंस रखा है ये मैंने, बताओ भाई फटाफट। सर ये वाला। ये वाला, ये वाला। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। Convex. तो ये रे यहाँ से आएगा, उसको मर्ज होके यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये मैंने रखा है आईपीस, और यहाँ पर देखने वाला ये बटन है,
ये अरेंजमेंट टाइप ऐसी होती है, ठीक है, समझने के लिए है। ये हमारा आई पीस है, ठीक है। चलो, तो बेसिकली ये लाइट ऐसे आई, ये लाइट ऐसे आई, तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, सॉरी, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये आई पीस में ऐसे आती है। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसा पूछूं, लिखता हूँ, इफ डायमीटर is capital D of the objective and small d, capital D is the diameter of objective and small d is the diameter of the pupil of the eye. pupil मतलब पता है ना भाई, आंखों का लेंस। हाँ सर। देन ये याद रखना बेटा, ब्राइटनेस आपको कितनी मिलेगी, brightness ratio is given by beta is equal to, that is denoted by brightness is denoted by beta d square by d square। ये इक्वेशन आपको याद रखना होगा। दिस इज पर्टिकुलर फॉर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, दिस इज पर्टिकुलर फॉर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है भाई। Okay, sir. चलो, अभी एक लास्ट टॉपिक है जो फटाफट कंप्लीट कर देते हैं, रिसॉल्विंग लिमिट, रिसॉल्विंग लिमिट एंड रिसॉल्विंग पावर। चलो, तो पहले तो ये चीज आपको पता होना चाहिए बेटा, व्हाट इज कॉल्ड रिसॉल्विंग लिमिट। तो रिसॉल्विंग लिमिट मतलब क्या बेटा, कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के एकदम नजदीक नजदीक मैंने रखा है। आपको दूर से वो देखा जाए तो वो आपको एक ही ऑब्जेक्ट दिखता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट मैंने रखे कितने, दो रखे, लेकिन वो एक दूसरे के एकदम नजदीक रखा है। तो जब भी कुछ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट एट विच दे आर जस्ट डिस्टेंस पे हम लोगों को दिखे, मतलब है ऑब्जेक्ट एकदम नजदीक नजदीक, लेकिन हम लोग माइक्रोस्कोप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि ताकि हम लोगों को वो दोनों नजदीकी ऑब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा दूर दिखे। तो दैट टाइप ऑफ कंसेप्ट इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग लिमिट। चलो, तो उसको मैं डिफाइन करता हूं ऐसे, द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, ऑब्जेक्ट को मैं लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं क्योंकि लाइन रे पास होगा इसीलिए, टू लाइन्स एट विच they are just distinct is called resolving limit। एग्जाम में उसका शॉर्ट फॉर्म में RL लिख के भी देते हैं, ठीक है। एंड उसका आप रेसिप्रोकल करो, इनवर्स करते हैं, एंड इज रेसिप्रोकल इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। तो रिजॉल्विंग लिमिट का इक्वेशन है लैम्बडा बाय 2 म्यू साइन थीटा। ये आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स में, बट ये भी ऑप्टिक्स के फॉर्म में ही, इसीलिए। एंड रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 2 म्यू साइन थीटा बाय लैम्बडा। रिजॉल्विंग लिमिट का इक्वेशन बनेगा लैम्बडा मतलब लाइट की वेवलेंथ, 2 म्यू साइन थीटा, म्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। चलो डायग्राम के हिसाब से आपको बता दूं तो क्या होगा, ये मैंने लिया है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ये उसके प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एंगल बनेगा, दिस इज एंगल इज कॉल्ड थीटा, इसको बोलेंगे हम लोग थीटा एंगल, ठीक है। लैम्बडा क्या लेंगे बेटा, वेवलेंथ। थीटा क्या लेंगे हम लोग, हाफ एंगल ऑफ दिस कोन, ये कोन जो है उसका हाफ एंगल हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट फॉर माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप के लिए है, ठीक है। और टेलीस्कोप के लिए है, टेलीस्कोप के लिए ये इक्वेशन तो आपको पढ़ना भी है, लेकिन ये सिर्फ लिख देता हूं अभी समझने के लिए। रिजॉल्विंग लिमिट
उसको एंगल के फॉर्म में लिखते हैं डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा बाई डी। डी या तो आप जो भी लिखना चाहते हो वो, इस पर अभी ज़्यादा फोकस मत करना बेटा, क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, और ये जो कंसेप्ट है दिस इज फॉर वेव ऑप्टिक्स। लेकिन अभी समझने के लिख लो खाली सिर्फ। एंड रिजॉल्विंग पावर, इसके सम जो है वो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग करेंगे बेटा, अभी पॉसिबल नहीं है। डी अपॉन 1.22 लैम्बडा, ठीक है। वह जो d इज इक्वल टू क्या है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, d इज कॉल्ड द अपार्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसका अपार्चर बोलते हैं उसको, ठीक है। ओके सर। ओके, इस पे ज्यादा अभी भी बता रहा बेटा, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट हमारा वेव ऑप्टिक्स का है, जो हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये है इसलिए हम लोग अभी लिख लेते हैं। ठीक है सर। हाँ सर। चलो, तो यहाँ पर हमारे सारे कंसेप्ट वेव ऑप्टिक्स से कंप्लीट हो जाते हैं, जो एग्जाम में ज़्यादातर नहीं आता है, फिर भी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। कि कभी कभार गलती से आ जाए तो प्रॉब्लम आपको नहीं होने चाहिए। ज़्यादातर फॉर्मूला आपको याद रखनी बेटा, ये फॉर्मूला ज़्यादा याद रखोगे तो नीट लेवल पे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखोगे क्योंकि इसमें फॉर्मूला भेज आते हैं। जेई में आपको कंसेप्ट याद रखने मैंने आगे भी बताया है, एक कंसेप्ट दूसरे में मर्ज हो सकता है, इसलिए जेई वाले स्टूडेंट्स को कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहना है, नीट वाले स्टूडेंट को फॉर्मूला बेस्ड स्ट्रांग रहना है, ठीक है भाई। यस सर। ठीक है सर। हाँ सर। चलो, इसकी मैं आपको पीडीएफ बना के मैं अभी भेज देता हूँ, यस। ठीक है। ये अच्छे से ओके नोट सर। ग्रुप पे 5-6 बार वो पीडीएफ तो मुझे याद रह जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा टॉर्चर कर देना मुझे आप, ठीक है। हाँ सर। ओके सर। पे ही मैसेज करना, पर्सनल मैसेज करने की जरूरत नहीं है, ग्रुप पे ही कर देना, ठीक है। हाँ सर। हाँ, यस सर। ओके ओके, चलो। बाय सर, थैंक यू सर।